नमस्कार मित्रों। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का पेपर हो चुका है और जो पेपर का ट्रेंड हम लोगों को दिख रहा है उसके अंतर्गत ऐसा लग रहा है कि पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। कुछ प्रश्न कठिन है लेकिन थोड़ा इस बार करंट अफेयर का वेटेज कुछ कम किया है और स्टैटिक चीज़ों की तरफ थोड़ा रुझान ज़्यादा है। लेकिन इन सब के बावजूद इतना भी स्टैटिक पेपर नहीं है कि यह कह दिया जाए कि बहुत आसान पेपर है और चीज़ें बिल्कुल बदल सी गई हैं। ऐसा नहीं है। यूपीएससी अपने ही रंग में है जिस रंग में वह पेपर देती रही है। अभी भी बच्चे इस पेपर में उलझेंगे और बहुत आसान नहीं होगा। परीक्षा हाल में जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो और वहाँ पर जो विभिन्न तरीके के आपके ऊपर मानसिक दबाव होते हैं, उन दबावों में इस तरह के प्रश्न पत्र को करना कभी आसान नहीं होता। मैं आपसे यहाँ पर जो भूगोल के प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हुआ हूँ। उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। भूगोल विषय से लगभग 15 के आसपास प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन 13 प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से भूगोल को समर्पित माना जा सकता है। अगर भूगोल के प्रश्नों का ट्रेंड देखा जाए तो हर तरह के प्रश्न उसमें हैं, जहाँ वन लाइनर भी है, जहाँ पर कई स्टेटमेंट भी हैं, तो कहीं पर 2-3 स्टेटमेंट्स में से एक को छांटने की भी प्रक्रिया है, ऐसा भी है। इसलिए कुल मिलाकर के एक अच्छा पेपर है और भूगोल से कुछ अच्छे प्रश्न भी पूछे गए हैं। कठिनाई का स्तर इसे हम मॉडरेट कह सकते हैं। एक आध प्रश्न आसान है, अन्यथा बाकी सब में आपको सोचने के लिए थोड़ा तो वक्त चाहिए ही होगा। इसलिए जब पेपर हो जाता है और हम लोगों के हाथ में आ जाता है, बाहर बैठ करके और आपस में चर्चा करके उत्तर निकाल लेना आसान होता है। लेकिन जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठकर प्रश्न को हल करते हैं तो असली योद्धा तो आप ही लोग हैं। बस आइए देखते हैं कि आखिरकार भूगोल में किस तरह के प्रश्न पूछे गए। इस परिचर्चा का उद्देश्य ये है कि वे बच्चे जिन्होंने प्रश्न अच्छे से ज़्यादा कर लिए हैं, सही कर लिए हैं, वो कंफर्म हो जाएं कि हाँ उनके इतने उत्तर सही हैं, तो वो बिना समय गंवाए अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग सकें। और वे छात्र जो ये कंफर्म हो जाएं कि नहीं उनसे प्रश्न काफ़ी कम हो गए हैं, कुछ गलत हो गए हैं, तो वो अपनी गलतियों को पहचान लें और फिर एक बार कड़ी मेहनत करें, जिससे कि अगली बार इन गलतियों को दोहराया न जाए। और वे बच्चे जो बिल्कुल अभी नए हैं, जो अभी अभी तैयारी करने आए हैं, वो ये समझ सकते हैं कि आखिरकार प्रश्न का प्रारूप कैसा होता है, टोटल एग्जाम का ट्रेंड कैसा जाता है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ इस साल के पेपर को मिलाकर वो अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो यहाँ परिचर्चा का मूल उद्देश्य यही है कि आप प्रश्न पत्रों के प्रारूप को समझ सकें और जिसका जो उद्देश्य हो उस उद्देश्य से इस परिचर्चा का उपयोग कर सकें। तो आइए यहां पर देखते हैं पहला प्रश्न जो हमारे हाथ में है। यहां पर जो प्रश्न का प्रारूप आपके सामने है, सबसे ऊपर सेट लिखे होंगे और उन सेट में उनका नंबर क्या रहा है प्रश्न का, ये लिखा है। जैसे सेट ए क्वेश्चन नंबर 61, सेट बी क्वेश्चन नंबर 71, सेट सी क्वेश्चन नंबर 31 और सेट डी क्वेश्चन नंबर 11। अब आगे जो भी मैं प्रश्न पढ़ूंगा, बताऊंगा, उसमें आप ये देखते जाइएगा। अब देखिए प्रश्न है कि सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई घास वृक्ष नहीं होता। यहां पर 2-3 स्टेटमेंट देखते जाइए। वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन द्वारा नियंत्रित होता है। तो यह कह रहा है कि सवाना एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर घास के साथ वृक्ष होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां पर वृक्ष बिल्कुल नहीं होते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में वन का विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन द्वारा नियंत्रित होता है।
अर्थात कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो इस प्रकार की दृश्य भूमि को नियंत्रित करती हैं। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कौन सी हैं वो ऐसी परिस्थितियां जो सवाना क्षेत्र के लिए उत्तरदायी हो जाती हैं? तो आइए पहले एक सवाना का दर्शन कर लीजिए। ये सवाना है, देखेंगे कुछ एक दो वृक्ष हैं और बाकी बिल्कुल एक खाली क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है जहां पर सिर्फ घास है, वृक्षों का अभाव है। यह आपका सवाना घास भूमि है, उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। अब एक दो बातों पर अगर हम चर्चा करें, एक दो बातों पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर आप ध्यान रखिए। सबसे पहले कहीं पर भी अगर वनस्पति के बारे में बात होती है, यहां पर कहीं पर भी अगर वेजिटेशन की बात होगी तो उस वेजिटेशन की चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है यहां पर वर्षा। किसी और चीज होने के साथ यहां पर वर्षा की मात्रा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर हम आप यहां सवाना के संदर्भ में चर्चा करें, अगर यहां सवाना देखें तो यहां पर आप पाएंगे कि अगर हम जलवायु प्रदेश जो बनाते हैं, जितनी जरूरत है हम उतने पे ही आपसे बात करेंगे। यहां पर अगर जलवायु प्रदेश देखते हैं, दोनों गोलार्धों में 0 से 10 डिग्री और दोनों गोलार्धों में 10 से 30 डिग्री, यहां पर नॉर्थ साउथ दोनों गोलार्ध में हम यहां पर देख रहे हैं। तो यहां पर सवाना की पोजीशन कुछ ये होती है। नीचे हमारे पास विषुवत रेखीय जलवायु होती है, इधर मानसून जलवायु होती है, मानसून तुल्य, इधर सवाना या सूडान तुल्य, जिसे हम सवाना ही लेते हैं, सवाना या सूडान तुल्य, और इधर मरुस्थलीय जलवायु होती है, मरुस्थल तुल्य जलवायु होती है। कुल मिलाकर सवाना एक ऐसी स्थिति में होता है जहां पर न तो इतनी ज्यादा वर्षा होती है कि बहुत ज्यादा घने वृक्ष हो पाए और न ही इतनी कम वर्षा होती है कि वह पूरी तरह से मरुस्थल में बदल जाए। वास्तव में यहाँ पर वर्षा गर्मियों में होती है और वर्षा की मात्रा, औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर के आसपास है। और यहाँ एक खासियत है, यहाँ पर शुष्क और आर्द्र मौसम क्रम से आते हैं। शुष्क और आर्द्र मौसम यहाँ क्रम से आते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर होगी, जब भी हम सवाना की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली बात है मौसमी वर्षा का प्रारूप। जिस तरह यहाँ पर मौसमी वर्षा होती है वह यहाँ पर नंबर 4 पे दिया है। इसका मतलब है कि परिस्थितियों का वह संयोजन जो यहाँ पर घास क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसमें पहला प्रमुख तथ्य क्या है? पहला प्रमुख तथ्य है मौसमी वर्षा। अब जब आप ये क्लियर हो जाएं तो आपको हमेशा अपने ऑप्शंस देखने चाहिए और गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहां पर देखें, जिसमें 4 है वो तो आपका आंसर सही है, जिसमें 4 नहीं है वो गलत हो जाएगा। जैसे A 1 और 2 है, गलत। B में 4 दिया है, हो सकता है। C में 4 दिया है, हो सकता है। D में नहीं दिया है तो D गलत हो गया। यहां पर आपने 2 गलत ऑप्शंस को, 2 गलत विकल्पों को आपने डिलीट कर दिया एक तरह से। तो कम से कम अब आपके सही होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी 50% तो आ गई, है ना। अब देखिए यहां पर 4 5 2 3 4, तो पहला हो गया मौसमी वर्षा। दूसरी चीज आप ध्यान रखिए, जब भी शुष्कता ज्यादा होती है, जो सवाना जैसे क्षेत्रों में शुष्कता ज्यादा होती है, तो वहां पर आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। और बार बार आग लगने के कारण ही सवाना बायोम का विकास हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो यूपीएससी ने यह प्रश्न दोबारा पूछा है। इसके पहले यूपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था बायोम के संदर्भ में, और वो भी अनुक्रम के संदर्भ में प्रश्न पूछा था, और वापस इसे आज जलवायु के संदर्भ में या वन क्षेत्र के संदर्भ में आपसे पूछ रही है। तो यहां पर दूसरी महत्वपूर्ण चीज है सवाना बायोम के विकास में वहां बार बार आग लगना, और आग लगने के कारण ही वहां वृक्षों का विकास नहीं हुआ है और वहां पर घासों का विकास हुआ है। और वहां पर ऐसी कई घासें पाई जाती हैं जो फायर एडॉप्टेड हैं, जिन्होंने आग के प्रति खुद को अनुकूलित कर लिया है। जैसे इम्प्रेटा घास, उसने आग के प्रति खुद को अनुकूलित कर लिया है, वह जलने के बाद फिर से बहुत जल्दी वापस डेवलप हो जाती है। तो यहां सवाना की दूसरी खासियत है, या सवाना का जो वनस्पति क्षेत्र विकसित हुआ है, उन परिस्थितियों के लिए एक जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष उत्तरदायी है वो है यहां पर आग का लगना।
तो दूसरा हो गया यहां पर फायर। अब देखिए किसमें 2 और 4 हैं, तो यहां पर बी आपका हट गया और केवल बचता है सी, 2, 3 और 4। इस प्रकार आपका यह उत्तर 2, 3 और 4 होना चाहिए। तीसरे को भी आप तर्क से समझ सकते हैं कि यह भी सही है। चरने वाले तृणभक्षी प्राणी हैं, हर्बीवोर्स हैं, उनकी गतिविधियां भी यहां पर वृक्षों को पनपने नहीं देंगी। यहां पर मुख्य रूप से घास और बिखरे हुए कुछ पर्णपाती वृक्ष पाए जाएंगे। तो यहां पर आपका उत्तर सी होना चाहिए। इसमें 2, 3, 4 सही हैं और यही कह रहा था, दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखें, यहां पर प्रश्न है कि पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। तो यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है अगर हम नदी ले लें प्लस झील ले लें तो इनमें जो जल की मात्रा है वो ज्यादा है किससे? भूजल से। भूजल का मतलब भूमिगत जल। हमेशा अंग्रेजी की तरफ देख लिया कीजिए, ग्राउंड वाटर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ध्रुवीय हिमच्छद और हिम नदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। मतलब आइस कैप्स, यहां पर द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। तो यहां पर ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनद, हम हिमनद ही लिख लें केवल, हिमनद ग्रेटर देन भूजल। अर्थात जो डेटा दिया हुआ है उन आंकड़ों में भूजल की मात्रा की तुलना करा रहा है। और यह एक बहुत ही आसान प्रश्न होगा, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं 11th क्लास की भौतिक भूगोल के सिद्धांत वाली, तो और जब आप जल मंडल में पहुंचते हैं तो जल मंडल के पहले चैप्टर में ही पृथ्वी पर जल के वितरण की एक सारणी दी हुई है और वह सारणी आपको स्पष्ट रूप से इस प्रश्न का उत्तर दे देती है। आइए देखते हैं वह सारणी क्या कहती है। वह सारणी कहती है कि यहां पर हिमानियों और हिमटोपियों में यहीं से देख लेते हैं 2.05% वाटर है। कुल जल का 97.25 तो महासागरों में है और बाकी 2.05 हिमानियों और हिमटोपियों में है, 2.05। फिर भूमिगत जल में 0.68 है, 0.68 है। तो अब आपको यहीं से अंदाजा लग गया होगा कि जो हमने दूसरा ऑप्शन देखा था कि हिमानियों और हिमटोपियों में भूमिगत जल से ज्यादा पानी है, वो सत्य हो रहा है। दूसरा हमको देखना है झीलें और नदी नाले। झीलों में यहां पर है 0.01 और नदी नालों में है 0.0001। अगर हम इन दोनों को मिला भी दें, तो भी यह जल भूमिगत जल से ज्यादा नहीं हो पाता है। इसलिए आपका उत्तर क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया कि नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है, नहीं। क्या ध्रुवीय हिमच्छद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है? हाँ है। तो इसका मतलब केवल 2 सही है। आपका ऑप्शन बी सही है। यह एनसीईआरटी से सीधे प्रश्न है और आपसे इतनी उम्मीद तो की ही जाती है कि आप एनसीईआरटी वाली चीजें पढ़ते रहेंगे और फिर देखेंगे आप तो इस तरह का प्रश्न यूपीएससी ने पहले भी पूछा हुआ है। तो इस बार के 1-2 प्रश्नों में रिपीट करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है। तो ये तो नहीं कह सकते कि यूपीएससी हूबहू रिपीट करती है, हूबहू खुद को दोहराती है, पर दोहराती है। दोहराने का तरीका उसका विशिष्ट है और उसी तरीके को समझने की कई बार आवश्यकता हो जाती है। आइए इसके बाद चलते हैं। अब यहां पर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंगा, अब मोरिंगा ट्री तो कभी भी नाम आदमी नहीं लेता है, हां सहजन से पकड़ में आ गया
कि मोरिंगा एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। दूसरा, इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। तीसरा, भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। चौथा, भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। पांचवा, मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जा सकता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन 5 कथनों में से कौन से सही हैं। अब देखिए, अक्सर वो 4 स्टेटमेंट देता है, इस बार 5 स्टेटमेंट दिए हैं। यहां पर कई बार 6 तक भी दे करके उसने 6 ऑप्शन सेलेक्ट करने की बात कही हुई है। तो इस बार इस तरह के प्रश्न जो होते हैं समय ज्यादा लेते हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि आपके दिमाग में आ जाए पहले कि सहजन का वृक्ष कैसा होता है। ये अपने गांव वगैरह में आपने जरूर देखा होगा, रास्ते में चलते हुए भी यह आपको इस तरह का वृक्ष मिलता है। इस पे देखो फली वगैरह लगी रहती है ना। अब यहां पर एक बात देखो, जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही हैं। मोरिंगा सहजन वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। नहीं, सदापर्णी नहीं है। यह वास्तव में यहां पर पर्णपाती है, डेसिडुअस पर्णपाती है। मतलब पहला, यहां पर आपके पास जो स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जा रहा है। अब आप फिर ऑप्शन की तरफ जाइए और देखिए किसमें आपका पहला स्टेटमेंट दिया है वो आपका उत्तर नहीं हो सकता, बाकी सारे उत्तर हो सकते हैं। तो एलिमिनेट करते हैं पहले। तो ए हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक सही दिया है। बी हो सकता है, सी उत्तर नहीं हो सकता और डी उत्तर नहीं हो सकता। देखिए यूपीएससी ने कितनी खूबसूरती से इस बात को डिसाइड कर दिया कि अगर आपने भूगोल में वनस्पतियों को थोड़ा भी गंभीरता से पढ़ा हुआ है या अपने आसपास के इलाके को थोड़ा बहुत जाना हुआ है, तो एक ऑप्शन में अगर आपने सदापर्णी वृक्ष है पकड़ लिया कि गलत है, तो आपका पूरा आंसर क्लियर हो जाता है। तो इसलिए यहां पर 3, 4 और 5 सही है। तो ऑप्शन आपका बी होगा। अब देखो एग्जाम होने के बाद मैं आपको बता सकता हूं और चीजें क्या हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना कुछ आपको सोचने की जरूरत थी नहीं। अब देखें तो इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है, यह भी गलत है। यह अफ्रीका का स्थानिक वृक्ष है। फिर भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है, बिल्कुल संग्रहित की जाती है। यहां पर आप देखोगे अब तो इमली है, इसके अलावा कैथा, एक चीज और होती थी कैथा, जो तालाब के किनारे हुआ, तालाब के किनारे इमली कैथा बहुत हुआ करते थे। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में इमली के पत्ते खाए होंगे, कच्ची इमली खाई होगी। ये सब वनोत्पाद के रूप में मिला करते थे। तो ये बिल्कुल सही है कि भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन में किया जाता है और बहुत हाई क्वालिटी बायोफ्यूल है, इनसे हाई क्वालिटी बायोफ्यूल है और भारत इनको निर्यात करता है। चाइना जैसे देशों में इनकी बायोफ्यूल के लिए बड़ी डिमांड है। इस बार अब आप एक बात ध्यान रखिए, इस बार तो मोरिंगा हो गया और सदापर्णी वृक्ष हो गया, लेकिन अगली बार भी ऐसा आपसे वृक्ष पूछा जाएगा, ऐसे आपसे पौधे पूछे जाएंगे, ऐसी आपसे वनस्पतियां पूछी जाएंगी जहां से आप जैव ईंधन प्राप्त कर सकते हो। इसलिए जैव ईंधन वाले सभी वृक्षों, सभी वनस्पतियों पर कड़ी निगाह जमाए रखिए और मिलते ही तुरंत इसे अपनी ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट की कहा जाए कि जो नोट्स हैं उनमें आप जरूर लिखते रहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें उत्तर कौन सा हुआ? बी, 3, 4 और 5। फिर भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? वेदरिंग,
किसके वेदरिंग से हुई है? काली कपास मृदा, ब्लैक कॉटन सॉइल। ये एक डायरेक्ट प्रश्न है और मुझे लगता है कि ये सबको ही पढ़ाता है, इसलिए कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। लेकिन मोटे तौर पे देखें, आपको पता है अंगारा लैंड था, गोंडवाना लैंड था, भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। प्रायद्वीपीय भारत ब्रेक हुआ, प्रायद्वीपीय भारत आगे की ओर चला। यहाँ पर हम मान लेते हैं एक रीयूनियन हॉटस्पॉट था, प्रायद्वीपीय भारत रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा, यहाँ पर दरारी उद्भेदन हुआ और दरारी उद्भेदन से यहाँ पर बेसाल्टिक लावा आया। किस तरह का लावा आया? बेसाल्टिक लावा आया और इस बेसाल्टिक लावा से डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, एक सीढ़ीदार संरचना का निर्माण हुआ और फिर इसी बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से, बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से, वेदरिंग से काली मृदा, ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है। काली मृदा का निर्माण हुआ है। यहां पर, और यह कपास के लिए उपयुक्त है, इसलिए काली कपास मृदा, इसे स्थानीय रूप में रेगुर कहा जाता है और इसकी तुलना चरनोजम सॉइल से की जाती है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल चरनोजम भी कहा जाता है। गीली होने पर चिपचिपी, सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं इस सॉइल की, तो हमेशा याद रखो काली मृदा, काली कपास मृदा, लैटराइट मृदा, लाल मृदा, ये सब हमेशा इंपॉर्टेंट मृदाएं हैं और इनसे प्रश्न पूछा जाता रहा है। इस बार तो यह प्रश्न बहुत आसान है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टीचर होगा जिसने यह प्रश्न या जिसने यह चीज नहीं पढ़ाई होगी। यह चीज तो सबके द्वारा पढ़ाई जाती है, तो आसान प्रश्न था ये। फिर स्थायी कृषि, पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? फिर इसके बाद दिया है कि ये सारे पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। सही उत्तर आपको चुनना है। आइए एक एक चीज को पढ़ा जाए। सबसे पहले समझ लीजिए स्थायी कृषि और पारंपरिक रासायनिक कृषि क्या है। अगर यह मूलभूत अवधारणा आपके समझ में रहेगी तो आप इस तरह के प्रश्न को कर लेंगे। देखिए, पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से गुजर रहा है। जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो कृषि योग्य क्षेत्र हैं वो उस अनुपात में बढ़ नहीं रहे हैं और कृषि उत्पादन के लिए जो तकनीकें प्रयोग की जा रही हैं, तकनीकें जो प्रयुक्त की जा रही हैं, वे धारणीय नहीं हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स को, अल्प अवधि के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों आदि का प्रयोग कर निरंतर उपज बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इन सब से प्रकृति के विभिन्न पक्षों पर दबाव बढ़ा है। जो रासायनिक कृषि होती है वह एक तरह से मोनोक्रॉपिंग होती है। कुछ ही फसलों पर विशेष बल होता है, उसमें जल की बड़ी आवश्यकता होती है, उर्वरक की आवश्यकता होती है, कीटनाशकों की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से जो कृषि की जाती है वह इकोसिस्टम के कई घटकों को दुष्प्रभावित करती है और आगे चल के कृषि से जितना उत्पादन आज मिल रहा है भविष्य में उसके मिलने की भी गुंजाइश नहीं रह जाती है। इसलिए यह माना जाता है कि कृषि के ऐसे उपागम अपनाए जाने चाहिए जिससे कि सतत कृषि हो सके, जिससे कि कृषि निरंतरता में न सिर्फ अपनी उपज को बरकरार रखे बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के मध्य भी संतुलन बना रहे। जैविक और अजैविक घटकों के मध्य एक जो नाजुक संतुलन है वो संतुलन न टूटने पाए। पर्माकल्चर, मोटे तौर पर परमानेंट एग्रीकल्चर, इसी प्रकार का एक उपागम है जिसके अंतर्गत न सिर्फ उत्पादन पे बल दिया जाता है बल्कि उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण हितैषी कृषि भी की जाती है। तो जब भी आपके दिमाग में पर्यावरण हितैषी कृषि है
तो आप समझ जाइएगा इसमें प्राकृतिक अवयवों का, प्राकृतिक घटकों का ही सबसे बेहतर उपयोग किया जाएगा। मृदा की नमी को संरक्षित किया जाएगा, केमिकल्स का कम से कम उपयोग किया जाएगा। इन रासायनिक कृषि ने या इस रासायनिक कृषि ने अब तक ऐसे क्षेत्रों में उपज दी है जहां पर बड़ी मात्रा में सिंचाई के साधन आज उपलब्ध थे। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में रासायनिक कृषि का प्रदर्शन कम हो जाता है, वहीं पर पर्माकल्चर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में भी वहां के प्राकृतिक घटकों को बचाकर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। इसलिए देखा जाए तो पर्माकल्चर आज की मांग है और सुरक्षित भविष्य का सबसे बेहतर उपागम है। अगर आप पर्माकल्चर के इस पक्ष को समझ पाएंगे, अगर आप पर्माकल्चर के इस पृष्ठभूमि को समझ पाएंगे, तो इस तरह के प्रश्न कभी भी कठिन नहीं होंगे बल्कि आसान होंगे। और अब वो समय आ गया है जब आप कृषि में, ऊर्जा में, नगरीकरण में धारणीयता को आधार बनाकर अध्ययन करें। आप उन सभी पक्षों को देखें कि ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे मानव अपने भौतिक लाभों, मानव अपने सुखों के साथ समझौता न करे और इसके बावजूद हमारा भौतिक पर्यावरण, हमारे प्राकृतिक घटक बेहतर स्थिति में और संतुलन में बने रहे। तो अगर यह पृष्ठभूमि आपको कंफर्म है, क्लियर है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट हो सकते हैं और वहां पर एक एक स्टेटमेंट्स पे आपसे चर्चा कर ली जाती है। आइए, पहला है स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है। बिल्कुल सही है। स्थायी कृषि मतलब पर्माकल्चर मोनोक्रॉप को हतोत्साहित करती है। अगर आप हर जगह एक ही फसल लगाते हैं तो आप में फसलों में विविधता कम हो जाती है, और अगर कोई एक रोग एक बार फसल में लग गया तो सारी की सारी फसल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपकी थाली से वह भोजन गायब हो जाएगा। इसलिए पर्माकल्चर जो है, जो स्थायी कृषि है, एक धान्य कृषि को नकारती है, बहुधान्य कृषि और फसलों में विविधता को अपना आधार बनाती है। तो बिल्कुल सही बात है, यह कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है। किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। सही, धान उगा रहे हैं तो धान उगा रहे हैं, चावल गेहूं उगा रहे हैं तो गेहूं उगा रहे हैं, एक ही धान्य मतलब एक ही फसल पर बल दिया जाता है। तो ये हो गया। दूसरा, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल सही है। मृदा की क्षारीयता, लवणता, मृदा अवक्रमण हो रहा है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। यह सही बात है। क्यों? क्योंकि पर्माकल्चर मृदा के गुणों का ही उपयोग करती है अपनी उपज प्राप्त करने के लिए। इसलिए मृदा हितैषी कृषि है, मृदा विरोधी कृषि नहीं है। और यहां पर जो रासायनिक कृषि है वह मृदा विरोधी कृषि हो जाती है। तो बिल्कुल दूसरा सही है। तीसरा, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, नहीं संभव है। देखिए स्टेटमेंट आ गया, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है। अगर पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इतनी ही अच्छी होती तो हम वहां पर नहीं लाते जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। हम उन अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी हरित क्रांति इंट्रोड्यूस कर देते जहां पर हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं थे। यहां पर आप समझ लें कि जो पारंपरिक रासायनिक कृषि है वह जिन आगतों का, जिन इनपुट्स का यूज करती है उसमें जल की पर्याप्त आवश्यकता होती है। इसलिए पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है ना, यह सही नहीं है। किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। अच्छा, तो उल्टा कह दिया है इन्होंने कहा है रासायनिक कृषि आसानी से संभव है और स्थायी कृषि संभव नहीं है, जो कि गलत है। नंबर 4, मल्च बनाने की प्रथा स्थायी कृषि में काफी महत्वपूर्ण है। सही है।
मल्चिंग का मतलब होता है कि जो मृदा है, जब आपने फसल काट ली है तो मृदा को खुला न छोड़ा जाए। मृदा के ऊपर वनस्पतियों का आवरण हो या मृदा के ऊपर एक आवरण इस प्रकार से बना दिया जाए कि उसकी नमी संरक्षित रहे, नमी का वाष्पन न हो। तो इसलिए मल्च बनाने की प्रथा स्थायी कृषि में काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। यह भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। यहां पर ऑप्शन बी 1, 2 और 4। अगली बात समझ में? 3 के बाद ही आप देख सकते थे कि 2 गलत हो जाएंगे, तो फिर यहां पर आपका ऑप्शन बी 1, 2 और 4 क्या थे? सही थे। आगे बढ़ा जाए। ताड़ तेल के संदर्भ में, पॉम ऑयल चर्चा में रहा है लगातार, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? अगर थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाएं तो इस प्रश्न का उत्तर पहले में ही मिल जाएगा। आपको याद है जब आप लोग मैप पढ़ते हैं तो एक नदी आती है, नाइजर नदी, जो डेल्टा बनाते हुए गिरती है, और नाइजर नदी को ताड़ तेल नदी कहा जाता है, पॉम ऑयल रिवर। और इसीलिए कहा जाता है कि अफ्रीका में इस गिनी की खाड़ी वाले क्षेत्र की तरफ पॉम ऑयल ट्री पाया जाता है, और ये जो पॉम ऑयल ट्री है वो यहां का स्थानिक है, न कि दक्षिण पूर्वी एशिया का। दक्षिण पूर्वी एशिया में ले जाया गया है, और स्थानिक नहीं कहेंगे, अब तो इसको नेटिव कहेंगे, नेटिव देशज। स्थानिक वो होता है जो वहीं मिले और कहीं ना मिले, ये तो अब हर जगह मिल रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जो ताड़ तेल वृक्ष है, जो ताड़ तेल वृक्ष है, यह दक्षिण पूर्वी एशिया का नहीं है, यह अफ्रीका का है। नाइजर नदी से आप इसे कैच कर सकते थे। तो पहला वाला सही नहीं है। तो कौन कौन से सही है? तो पहला सही नहीं है, ऑप्शन देखो, ए नहीं सही है, सी नहीं सही है, बी सही हो सकता है, डी नहीं सही है, क्योंकि तीनों में 1 दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन क्या सही है? बी, केवल 2 और 3। और यह सत्य है, लिपस्टिक और इत्र बनाने में यूज होता है। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल, बहुत अच्छा जैव डीजल इससे बनता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी होगा। आप ये ऊपर देखते जाइएगा, यहां पर ये जरूरी होगा। भारत के संदर्भ में डिडवाना यहीं से पकड़ लेना चाहिए। कुचामन, सरगोल, खाटू किन के नाम है? ये लगातार पढ़ा जाता है। डिडवाना, डेगाना, सांभर, ये सब खारी झीलें हैं, ये सब खारी झीलें हैं। तो यहां पर आपका आंसर लवण झील होना चाहिए। डिडवाना, कुचामन ये नागौर में पड़ते हैं, राजस्थान के नागौर में। खाटू जो है यह सीकर जिले में पड़ता है। वहां पर खाटू श्याम जी का मंदिर भी बड़ा फेमस है, बहुत अच्छा मंदिर है, आप लोगों को मौका मिले जरूर जाएं। तो भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू किसके नाम हैं? तो लवण झील। यह भी आसान है। रामसर साइट और लवण क्षेत्र में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन लवण झील, इसमें कुछ ऐसा खास बताने वाला है नहीं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्रह्माणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा, उपरोक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? चलिए यहां पर नाम देखिए पहले, ब्रह्माणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। इसमें से बच्चा कम से कम 2 को तो अच्छे से पढ़ता है। वो 2 कौन सी हैं? पहली तो सुवर्णरेखा है, ये तो आपको हमेशा पढ़ाया जाता है लगभग, कि यह रांची के पठार से निकलती है और इसी पर हुंडरू जलप्रपात है ना सुवर्णरेखा नदी। तो सुवर्णरेखा नदी तो पूर्वी घाट से नहीं निकलती है, तो नंबर 3 आपका आंसर नहीं होगा। देखिए किसमें किसमें 3 है, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब आपका आंसर ए और बी बचा, देखते हैं कौन सा हो सकता है। फिर दूसरी नदी जिसका नाम आप लोग जानते हैं वो है ब्रह्माणी नदी। वो कौन सी है? ब्रह्माणी नदी। ब्रह्माणी नदी झारखंड वाले क्षेत्र में शंख और कोल नदियों से मिलकर बनती है। इसको जरा देखें यहां पर,
यहां पर शंख नदी है और यहां पर कोल या कोयल नदी है, और ये दोनों आकर मिलती हैं और तब उसके बाद यहां ब्रह्मानी और फिर आगे जाती है। तो ब्रह्मानी भी जो है, यहां पर ब्रह्मानी नदी भी पूर्वी घाट से नहीं निकलती है, तो ब्रह्मानी भी कैंसिल हो गई। 1 और 3 जिसमें नहीं है, 1 और 3 ये नहीं है, तो अब बची कितनी, 2 और 4। और एक्चुअली जो वंशधारा नदी है यह चर्चा में रही थी, पिछले 1-2 सालों से चर्चा में है। आंध्र प्रदेश में जल छोड़ने वगैरह को लेकर समस्याएं हुई थी, उस संदर्भ में यह चर्चा में है। जो यहां पर नागावली नदी है और ये जो दोनों जो नदियां हैं ये उड़ीसा और आंध्रा से संबंधित है, उड़ीसा और आंध्र से संबंधित है, और इन दोनों को जोड़ते हुए एक लिंक नहर भी है, 30 किलोमीटर लंबी लिंक नहर भी है, और ये दोनों पूर्वी घाट से राइज करती हैं, पूर्वी घाट से निकलती हैं। तो आपका आंसर यहां पर क्या है, नागावली और वंशधारा होना चाहिए। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सागर आयोग, ग्लोबल ओशन कमीशन, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय सीबेड, समुद्र का जो नितल है, समुद्र संस्तरीय खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। चलिए देखते हैं। भारत ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। दुर्लभ मृदा खनिज, रेयर अर्थ मिनरल, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधः स्थल पर उपलब्ध है। अब पहला अगर देखें तो यहां पर वैश्विक सागर आयोग नहीं है, यह है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, 1994 में गठित की गई इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, अंतरराष्ट्रीय समुद्र संस्तरीय प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय समुद्र संस्तरीय प्राधिकरण, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, जो 1994 में स्थापित हुई और इसका मुख्यालय किंगस्टन, जमैका में है। तो जो नेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, वह उत्तरदायी है उन लाइसेंस को देने के लिए जो सागर की तली पर संसाधनों की खोज करते हैं। 2017 में अगस्त के आसपास 2017 में भारत को लाइसेंस दिया गया है कि वह सी बेड से पॉलीमेटेलिक रिसोर्सेज को खोज सकता है, बहुधात्विक पिंडों को, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को खोज सकता है। भारत की अपनी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और आने वाले समय में महासागर ही खनिज तथा अन्य वस्तुओं की प्राप्ति के स्रोत होने वाले हैं। इसलिए ब्लू इकोनॉमी आपके लिए हमेशा जरूरी रहेगी, ध्यान रखिए। तो भारत ने भी अपने सी बेड में और अंतरराष्ट्रीय जो जल क्षेत्र है उस वाले इलाके में भारत को लाइसेंस मिला है कि वह सी बेड एरिया से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज कर सके। यद्यपि बहुत सारे पर्यावरणविदों का मानना है कि सी बेड पर इतना कुछ नहीं है जितना सरकारें खोज रही हैं। सरकारों को नहीं खोजना चाहिए, और अगर सरकारें ज़्यादा सी बेड को डिस्टर्ब करेंगी तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुँचेगा। लेकिन अब विकास और आर्थिक विकास और पर्यावरण, इन दोनों का द्वंद्व चलता रहता है, और ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिरकार हमें कहाँ तक विकास को कितना ले जाना है, कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन यहाँ भी जो पर्यावरणविद हैं और सरकार हैं उनके बीच थोड़े से मतभेद रहे हैं। तो पहला वाला गलत है। यह कौन सा होगा, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। जब पहला गलत है तो पहले ऑप्शन पे चले जाओ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, केवल ये हो सकता है। 2 और 3 दुर्लभ मृदा खनिज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन सही है वो है बी, केवल 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष, लीस्ट वाटर एफिशिएंट, लीस्ट वाटर एफिशिएंट का मतलब है कौन सी ऐसी फसल है जो ज्यादा जल उपयोग करती है। कौन सी ऐसी फसल है जो ज्यादा जल उपयोग करती है, जो ज्यादा पानी का इस्तेमाल करती है। तो इनमें से देखो, गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा, अरहर, ये सब देख रहे हो, ये सब तो शुष्क कृषि जैसे हो जाएंगे। यहां पर गन्ना जो है
यह लगभग मोटे तौर पर 120 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक की रेन इसके लिए जरूरी होती है। तो उपज पर और वैरायटी पर डिपेंड करता है। तो यहां पर ज्यादा जल की आवश्यकता दिए गए विकल्पों में से किसको है? गन्ने की फसल को है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिम खंड अधिक उष्ण होते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंड को अधिक उष्ण बनाती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? कौन सा या कौन से सही हैं? तो आओ पहले देख लें इन दोनों पवनों के बारे में। अगर हम यहां पर देखें, ऐसे समझिए, मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, और यहां से ये 5 डिग्री नॉर्थ है और 5 डिग्री साउथ है, और ये 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री साउथ, और यहां से हम अमूमन ले लेते हैं ये 60 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ। अब आइए यहां पर उन पवनों को बना लिया जाए जो पवनें बोली जा रही हैं। यहां पर आ गई व्यापारिक पवन, ये हो गई व्यापारिक पवन, ठीक है, और यहां पर हो गई पछुआ पवन। दूसरे कलर से इसको बना लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। नॉर्मल रूप में देख लेते हैं। इधर ये ITCZ है ना। अब देखो क्या कह रहा है, यहां पर जो व्यापारिक पवने हैं, व्यापारिक पवने हैं, तो व्यापारिक पवने सामान्यतः हम कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम चल रही हैं। जब ये पूर्व से पश्चिम चलती है, और ये महासागर का क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है? महासागर का। जब ये पूर्व से पश्चिम चलती हैं तो ये पवने जब महासागरीय सतह के ऊपरी भाग से टकराती हैं तो ऊपरी भाग के गर्म और हल्के जल को, जो जल गर्म होगा वो सबसे ऊपर ही होगा और वो हल्का भी होगा, तो जब हवाएं चलती हैं ये, तो ऊपर के गर्म और हल्के जल को धक्का देकर के आगे लाती हैं। तो जब ये धक्का देकर के आगे लाती हैं तो यहां ऊपर से गर्म पानी हट जाता है और गर्म पानी यहां आ जाता है, और यहां से गर्म पानी हटता है और गर्म पानी यहां आ जाता है। और जब ऊपर से गर्म पानी हट जाता है, ऊपर से जब गर्म पानी हट जाता है तो नीचे से ठंडा पानी क्या है? ऊपर आ जाता है। कभी जब आप लोग शादी ब्याह में खाना वगैरह खाने गए होंगे और वहां जब पनीर की सब्जी मिलती है तो आपने देखा होगा लोग जो सब्जी निकालने वाला यंत्र है उसको लेकर बहुत नीचे से ऊपर तक लाते हैं चीजें, नीचे से ऊपर तक, क्योंकि सारा अच्छा पोषक पदार्थ नीचे ही बैठा होता है। तो उसी तरह यहाँ पर पवनें भी करती हैं। जो व्यापारिक पवन है ऊपर के गर्म और कम पोषक तत्व वाले पानी को हटा देती है और नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। इसे अपवेलिंग कहा जाता है, अपवेलिंग, उत्स्रवण। तो व्यापारिक पवनों के इस क्षेत्र में उत्स्रवण के कारण पानी ठंडा हो जाता है। यह समझ लो ठंडा पानी, और इधर का पानी क्या है? गर्म हो जाता है। तो व्यापारिक पवनों के कारण महासागरों के पूर्वी सीमांत ठंडे जल और पश्चिमी सीमांत गर्म जल वाले होते हैं। पूर्वी सीमांत ठंडे जल और पश्चिमी सीमांत गर्म जल। और इसी तरह जब पछुआ करेगी तो इधर ठंडा जल आ जाएगा और इस तरफ क्या आ जाएगा? गर्म जल। इधर अपवेलिंग हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगी? डाउन वेलिंग हो जाएगी। तो अगर अब हम देखें यहां पर, तो पूर्वी खंड की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। पश्चिमी पवन तुलना में पूर्वी खंड अधिक उष्ण बनाती है। अब आप समझ लीजिए, जब हमने आपको यहां बताया कि व्यापारिक पवनों में अगर ये महासागर है तो ये वाला भाग, पश्चिमी भाग गर्म हो जाएगा, पूर्वी भाग जो है ठंडा, ये गर्म हो जाएगा।
और ये ठंडा हो जाएगा। इधर अपवेलिंग हो रही होगी, डाउनवेलिंग। यहाँ पर पछुआ में इधर अपवेलिंग हो जाएगी, इधर डाउनवेलिंग हो जाएगी। तो इधर ठंडा हो जाएगा, इधर गर्म हो जाएगा। तो जहां पर व्यापारिक पवनें हैं, पूर्वी भाग ठंडा और पश्चिमी भाग गर्म। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। ठीक है, और इसका उल्टा यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर सी दोनों सही हैं, यहां पर दोनों ही सही हैं। अब आइए आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि सेट ए में क्वेश्चन नंबर 60, सेट बी में क्वेश्चन नंबर 90, सेट सी में क्वेश्चन नंबर 50, सेट डी में क्वेश्चन नंबर 40। पत्ती कूड़ा मतलब लिटर, लीफ लिटर, किसी अन्य जीवों की तुलना में तेजी से विकसित होता है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत हो जाती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? यह किसका सटीक विवरण है कि यहां पर अन्य जीवों की तुलना में जो पत्ती कूड़ा है बहुत जल्दी विघटित होता है। तो यहां पर देखो, जो कूड़ा करकट है, जो लीफ लिटर है, जो पत्ती करकट है, उसको जल्दी समाप्त होने के लिए या ह्यूमस में बदलने के लिए टेम्परेचर भी अधिक होना चाहिए, रेन भी अधिक होनी चाहिए। पहली बात ये, जब ये होगा तभी वन सघन होंगे, और जब भी यहां पर वन सघन होंगे तो यहां पर जो वृक्ष होंगे, वृक्षों के साथ लताएं पाई जाएंगी और अधिपादप आर्किड वगैरह पाए जाएंगे, आर्किड वगैरह पाए जाएंगे। और यह स्थितियां वहीं पर होती हैं जहां पर वर्षा 250 सेंटीमीटर या इससे अधिक हो जाती है, अर्थात वह क्षेत्र होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, वह क्षेत्र होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। यह बहुत आसान सा प्रश्न है। वर्षावनों के बारे में पहले से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो कुल इतने प्रश्न यूपीएससी ने आपसे पूछे हैं और इनका उत्तर यह है। और प्रश्नों का प्रारूप देखकर भी आपको लग गया होगा कि कुछ तो बहुत आसान आए हैं, कुछ में आपको सोचना पड़ा है, और अगर कई में अगर एक ऑप्शन सही हो गया तो फिर बाकी ऑप्शन को पकड़ लेना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी को जब दिशा देना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रेंड एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। आप ये देखें कि आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं वहां प्रश्नों का प्रारूप कैसा आ रहा है, और यूपीएससी हमेशा प्रयास करती है कि वह इस तरह के प्रश्न देती रहे, इस तरह के प्रश्न के प्रारूप रखे या प्रश्न पत्र का प्रारूप रखे, जिससे कि एक मोनोटोनस सिस्टम न डेवलप हो जाए। इसलिए यूपीएससी हमेशा चौंकाती रहती है, और जब चौंकाना उसकी प्रवृत्ति है तो फिर आप चौंके क्यों? आप तो बस उचित रणनीति के साथ तैयारी करें। आपके सामने 2021 का पेपर आ चुका है। 2022 की तैयारी करने वाले मित्र अभी से ही जी जान लगा करके लग जाएं, क्योंकि समय बीतने में समय नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के डिस्कशन के साथ मैं जल्दी ही आपसे मिलता हूं। तब तक आप अपने उत्तर को इन उत्तरों से मिला सकते हैं, और कहीं भी कोई समस्या होने पर आप हमें अवगत कराएं। आपकी समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद।